हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बेसिकली आज के हमारे सेशन में हम हमारा कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? काफी प्रोमिनेंट टॉपिक करेंगे आज। ठीक है। और द थिंग इज काफी सेंसिटिव टॉपिक है। द टॉपिक इज हमारा जो इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के चलते जो लैंग्वेज डिस्प्यूट है, खास करके नॉर्थ वर्सेस साउथ में जो बांटा गया है। आपने बहुत प्रोमिनेंट न्यूज आर्टिकल्स में भी इसका डिबेट कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, और स्पेसिफिकली उस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के चलते कैसे लैंग्वेज डिस्प्यूट हो रहा है और कैसे नॉर्थ वर्सेस साउथ में लैंग्वेज को बांटा जा रहा है। ठीक है। अ टेपेस्ट्री ऑफ टंग्स, कि बोलने के तरीके कैसे अलग अलग हैं और इंडिया की आवाज क्या है, इंडिया की वॉइस क्या है। ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है। ये ऐसे आप कोटेशन में यूज करके आओगे। इज इंडिया यूनाइटेड बिकॉज ऑफ वन लैंग्वेज और डिस्पाइट हैविंग मैनी लैंग्वेज? मतलब क्या इंडिया अभी तक जो यूनाइटेड है, जो एकता के साथ बंधा हुआ है, क्या वो इस वजह से कि हमारे पास सिर्फ एक लैंग्वेज है, या इस वजह से कि हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है? ठीक है। ये हमारा पूरा टॉपिक आज का डिस्कशन का रहने वाला है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया लिंग्विस्टिकली बहुत बड़ा एक प्लूरल नेशन है। मतलब लिंग्विस्टिकली प्लूरल मतलब कि लैंग्वेज वाइज अगर हम भाषा की बात करें, तो जब हमारे पास हजारों में मतलब ऐसी डायलेक्ट और ऐसी लोकल लैंग्वेजेस हैं जो हमारे इंडिया में प्रोमिनेंट है। ठीक है। जो डिबेट है खास करके नेशनल लैंग्वेज के ऊपर, की जो भारत देश की नेशनल लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, उस डिबेट को मेरिट बेसिस की बजाय कैसे बांटा जाता है? नॉर्थ वर्सेस साउथ, मतलब नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज अलग है, साउथ इंडिया की लैंग्वेज अलग है। इसको इस डिबेट में बांटा जाता है। ये जो डिबेट है स्टार्ट कैसे होती है? हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, कुछ संवैधानिक फैक्टर्स हैं, कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि नॉर्थ वर्सेस साउथ की जो डिबेट है वो ओवरऑल हो क्यों रही है, और हमारी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो कैसे लैंग्वेज डिस्प्यूट भी क्रिएट कर रही है और कैसे इंडिया को जोड़ के भी रखा हुआ है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अगर हम बात करें बेसिक डाटा की, हमारे पास सेंसस 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19,500 से भी ज्यादा जो लोकल लैंग्वेज और जो डायलेक्ट्स हैं, जो लोकल भाषा है, वो बोली जाती है हमारे देश के नागरिक द्वारा। कितनी? 19,000 से भी ज्यादा। ठीक है। और 121 मेजर लैंग्वेजेस है, मतलब मेजर लैंग्वेज ये हम लोकल डायलेक्ट है, जो छोटी छोटी भाषाएं हैं बोली है। 121 मेजर लैंग्वेज है जो कि 10,000 या उनसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में ऑफिशियली 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस प्रोवाइड करी गई हैं, जो इनका प्रावधान क्रिएट करा गया है। कौन से शेड्यूल में दिया है? 8th शेड्यूल में। ठीक है। इस लैंग्वेज का कोर कंसेप्ट क्या है? बेसिकली हमारा कोर आइडिया इस पूरी थीम का ये है कि बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो मल्टीलिंगुअल हैं। मतलब कोई हिंदी भी बोल पा रहा है, किसी को इंग्लिश भी आती है, और साथ ही उसी इंसान को पंजाबी भी आती है। उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीलिंगुअल। ठीक है। तो हर ऐसे नागरिक, मेजोरिटी ऑफ इंडियंस के पास उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उनकी सेकंड लैंग्वेज है, और इवन उनके पास थर्ड लैंग्वेज भी है। लेट से मान लो आप पंजाब में पले बड़े हो तो आपको पंजाबी भी ऑब्वियसली आती होगी। आप पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए तो आपको हिंदी भी आती होगी। आप काम करने के लिए मान लो बैंगलोर साइड चले गए तो आपको थोड़ी बहुत उनकी लोकल भाषा भी आती होगी। तो हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और इवन थर्ड लैंग्वेज भी लोगों के पास प्रोमिनेंट है। ठीक है। अगर हम संवैधानिक फैक्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स की बात करें, तो हमारे भारत के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस का यहाँ पे जिक्र करा गया है, और आर्टिकल 343 से 351 के बीच में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रोविजन दिए गए हैं। और आर्टिकल 29 क्या बोलते हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या है फंडामेंटल राइट? कौन सा? आर्टिकल 29। इट सेज राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, कि हर कम्युनिटी के पास, हर माइनॉरिटी के पास उसका अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। जो डाटा है, जो स्टैट्स है, आपके आंसर को हमेशा स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल बनाता है। ठीक है। अगर हमारे इंडिया की लैंग्वेजेस को डिवाइड करें, ये जो मैंने आपको यहाँ पे मैप प्रोवाइड करा है, जस्ट सी, हमारी इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो 4 मेजर फैमिलीज के बीच में बटी हुई है। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करें, सबसे पहले इंडो आर्यन। इंडो आर्यन बेसिकली मोर देन 78% स्पीकर्स के आसपास जो लोग हैं, जो जनता है, वो इसको बोलते हैं। ये खास करके हमारा नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट, ठीक है, ये सारे यहाँ पे पार्ट में यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ये जो हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो हमारी संस्कृत और जो हमारी प्राकृत, जो हमारी पुरानी बोली हुआ करती थी, उसके डायलेक्ट्स हैं, उसके डेरिवेटिव्स है। कौन सी लैंग्वेज? हिंदी इंडो आर्यन है, बंगाली इंडो आर्यन है,
मराठी, पंजाबी, गुजराती, ये सारे इंडो आर्यन लैंग्वेज में हम काउंट करते हैं। उसके बाद हम द्रविडियन लैंग्वेज की बात करें, ये वाली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज, द्रविडियन लैंग्वेज, 20% के आसपास इसके बोलने वाले हैं। ठीक है, बहुत एंशियंट रूट्स में ये जो डायलेक्ट है, जो हमारी लैंग्वेजेस को देखा जा सकता है, खास करके हमारे साउदर्न इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, ये सारी प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस जो कि द्रविडियन लैंग्वेज में काउंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस भी आती हैं, जैसे कि ये बहुत कम कम ऐसी जगह पे बोली जाती है, बहुत स्मॉल पॉकेट्स में, कुछ झारखंड का एरिया, कुछ उड़ीसा, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश का एरिया। ठीक है, सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में संतली, मुंदरी, ये बेसिकली ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। उसके बाद एक हमारे पास जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारी 8 सिस्टर है, ठीक है, अष्टलक्ष्मी जिसको हम बोलते हैं आजकल, साइनो तिब्बतन लैंग्वेज, उसमें कौन सी है, ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट हिमालय में बोली जाती है। बोडो, मैती, मिजो, ये यहाँ पे क्या बोली जाती है, बोडो, मैती, मिजो। यहाँ पे हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती। यहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स में संतली, मुंदरी। ठीक है, ये प्लीज आपको एक ओवरव्यू याद रखना है। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं कि हमारे भारत देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो हालांकि यूनियन के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र जरूर करता है, बट कहीं पे भी नेशनल लैंग्वेज का कहीं भी डिक्लेरेशन नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई भी सिंगल नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर हम इसी से रिलेटेड बात करें कि जो संविधान है, वो उसने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे बैलेंस करके रखा हुआ है, कि हमारा जो लिंग्विस्टिक हार्मनी का जो ब्लूप्रिंट है, वो अभी भी आज तक कैसे मेंटेन्ड है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम पार्ट 17 की बात करें, तो उसमें क्या दिया गया है, पार्ट 17 में लैंग्वेजेस का जिक्र है, जो कि ये अटेम्प्ट करता है कि ताकि एक ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करा जा सके जिसके चलते हमारे भारत देश में जो लिंग्विस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत अच्छे से चलती रहे और कहीं पे भी डिसहार्मनी नहीं आए। तो लेट्स सी वो कौन से प्रोविजन है। सबसे पहले आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 क्या बोलता है, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उनकी जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, उसके बारे में यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में, माइंड माई वर्ड्स, इसको प्लीज याद करो, हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रावधान यहाँ पे क्रिएट करा गया है। बट इंग्लिश का कंटिन्यूड यूज के बारे में भी यहाँ पे बोला गया, मतलब यूनियन को परमिशन दी गई है कि इंग्लिश का यूज तो वो कर ही सकते हैं, बट जो हिंदी है, खास करके देवनागरी स्क्रिप्ट में, उसको यहाँ पे यूनियन की लैंग्वेज माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आर्टिकल 345 की बात करें, जहां पे रीजनल लैंग्वेज का जिक्र करा गया है, जो लोकल लेवल पे लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, जो स्टेट्स की लैंग्वेज है, तो इन्होंने क्या बोला है कि स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पे अलाउ करा गया है, यहाँ पे परमिशन दी गई है कि वो किसी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, या स्टेट में यूज करने के लिए, या इवन हिंदी को भी यूज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, स्टेट के पास लिबर्टी है, वो किसी भी भाषा को अडॉप्ट कर सकते हैं लैंग्वेज का यूज क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अगर हम जुडिशरी की बात करें, आर्टिकल 348 में लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी की बात करी है, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका है। यहाँ पे मैंडेटरीली कंपलसरी बोला गया है कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो उसके कार्य हैं, वो सारी इंग्लिश में होने जरूरी है, अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट कोई और प्रावधान क्रिएट नहीं करता है। तो पार्लियामेंट ने और कोई प्रावधान क्रिएट नहीं करा है, हालांकि हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है, वो कम्युनिकेशन की बात करता है, बट आज भी जो आर्टिकल 348 है, वो जुडिशरी की लैंग्वेज डिसाइड करता है, जो कि इंग्लिश है। हर सुप्रीम, जितने हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और जितने भी हमारे हाई कोर्ट है, अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट नहीं बोलता कि इसकी लैंग्वेज कोई और होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 351 में कुछ स्पेशल डायरेक्टिव दिए गए हैं, कुछ स्पेशल गाइडलाइन दिए गए हैं। उसमें क्या है, यूनियन को बोला गया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हिंदी की डेवलपमेंट के लिए उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, उसकी अवेयरनेस के लिए उसको प्रमोट करना पड़ेगा, एंड हिंदी को डेवलप करना पड़ेगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी से अवगत हो पाए, और इंडिया का जो कंपोजिट कल्चर है, उसको कंसोलिडेट करने करने रखने के लिए आर्टिकल 351 में हिंदी के यूज को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, ये 4 प्रावधान है इंपॉर्टेंट, आपको पता होने चाहिए, आर्टिकल 343, आर्टिकल 345, आर्टिकल 348, देन आर्टिकल 351। ये हमने डिस्कस करा कि हमारे संविधान ने अभी तक हमारी लिंग्विस्टिक हार्मनी को मेंटेन करने के लिए कैसे लैंग्वेज को बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम हमारे 8th शेड्यूल की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, ठीक है, चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेंस है, कोई भी है, 8th शेड्यूल बहुत रेपिटेटिव टॉपिक है और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको पता होना चाहिए। ये एक इवॉल्विंग रोस्टर है, मैं मतलब इसमें कंटिन्यूसली चेंज देखने को मिले हैं जब से हमारी ये एक्ट बना है, ये शेड्यूल बना है, जब से इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करा है। ठीक है, तो जो हमारा 8th शेड्यूल है, इसमें संविधान में 22 लैंग्वेजेस का जहां पे जिक्र करा गया है,
इसको लेके आने के यहाँ पे दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। वो दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। कोई भी जो लैंग्वेज यहाँ पे आएगी, जो भी लैंग्वेज यहाँ पे 8 शेड्यूल में ऐड करी जाएगी, वो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में यहाँ पे उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उसको सीट मिलेगी। दूसरा पॉइंट, एनरिचमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज बाय असिमिलेटिंग फ्रॉम देम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका कहना ये है कि जो हिंदी है वो एक ओवरऑल एक कॉम्पोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, और जितनी ऐसी लैंग्वेजेस जो 8 शेड्यूल में हमने डाली हैं, जहाँ जहाँ हम आने वाले टाइम में वक्त की जरूरत के हिसाब से उसको चेंज लेके आएंगे, तो वो सारी हिंदी लैंग्वेज के साथ ही जुड़ी रहेंगी। तो ये ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर हम ओरिजिनली शेड्यूल की बात करें, तब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो इसमें टोटल 14 लैंग्वेज थी, जिसको हम हमारी शेड्यूल लैंग्वेज में काउंट करते हैं। वो कौन सी थी? असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, ये ऑफिशियल जो हमारी लैंग्वेजेस बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऑलरेडी एडिट थी। बट 21st अमेंडमेंट के साथ हमने सिंधी लैंग्वेज को ऐड करा। कब? 1967 में। फिर 1992 में 71st अमेंडमेंट के साथ हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली नेपाली लैंग्वेज को ऐड करा। देन इन 2003 हमने 92nd अमेंडमेंट के साथ हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली इन लैंग्वेजेस को ऐड करा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, ये आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेजेस थी, बट ये 3 पॉइंट्स बहुत प्रोमिनेंट है। 21st अमेंडमेंट से सिंधी, 71st अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 92nd अमेंडमेंट से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली। ये 3 प्रावधान आपको अपने टिप्स पे याद होने चाहिए कि कौन सी अमेंडमेंट के साथ हमने कौन सी लैंग्वेज को ऐड करा। ठीक है, अगर हम हमारे ऐतिहासिक फैक्टर्स की बात करें, अगर हम कुछ हमारे हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइंस की बात करें कि इसकी जो जड़ें हैं, जो लिंग्विस्टिक हमारे देश में डिसहार्मनी है, जो डिस्प्यूट हो रहा है, नॉर्थ वर्सेस साउथ में बांटा जा रहा है, उसके ऐतिहासिक जो जड़ें हैं वो कहाँ तक जाती हैं? सबसे पहले तो कॉलोनियल लेगेसी, जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल करके पॉलिसीज यूज करी हैं, उसने लैंग्वेज को भी बांट दिया। ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश को प्रमोट करा था एज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कार्य करने की जो पूरा प्रोसेस है, उसमें हम उन्होंने इंग्लिश को बोला कि हम इसको लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज करेंगे, ताकि ओवरऑल इंडिया लेवल पे एक एलीट और एक लिंग्विस्टिक लिंक क्रिएट करा जा सके। तो सबसे पहले कॉलोनियल लेगेसी में इसका पॉइंट जुड़ा हुआ है। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। वो क्या थी? बहुत सारी जो नॉन हिंदी रीजन थे, खास करके साउथ इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं, हम उसको नॉन हिंदी रीजन काउंट करते हैं। उनके स्टेट्स में लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा डर बैठ गया था कि हिंदी आने वाले टाइम में इंग्लिश को रिप्लेस कर देगी। यहाँ पे हुआ क्या? ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश में डील करा इतने सालों से, तो जो साउदर्न स्टेट्स थी वो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल थी। बट जब उनको ये डर सताने लगा कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या होगा, कि जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो इंग्लिश भी चली जाएगी, तो जो हिंदी लैंग्वेज है, नॉर्थ की लैंग्वेज, उनका कहना ये है कि जो नॉर्थ की लैंग्वेज है वो साउथ के ऊपर इम्पोज कर दी जाएगी, जिसके चलते जो उनकी खुद की मदर टंग और जो उनका खुद का कल्चर है, वो यहाँ पे मार्जिनलाइज, बेसिकली साइडलाइन हो सकता है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी। फिर उसके चलते कुछ एंटी हिंदी मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुई, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, कि हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक यूनिटी की बात करते हैं, और किसी टाइम पे हिंदी के खिलाफ मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुए। ठीक है, खास करके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, बहुत बड़े लेवल पे मास प्रोटेस्ट देखे गए थे, खास करके तमिलनाडु में 1937 से 40 में। फिर दोबारा से 65 में यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिला था कि आप जबरदस्ती हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकते, जो कि ठीक बात भी है। आप कंपलसरी इम्पोजिशन नहीं कर सकते, आप वॉलंटरी बेसिस पे वो कर सकते हो, वो अलग बात है। बट हिंदी को कंपलसरी इम्पोज करना, वो तमिलनाडु में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखे गए थे। इन मूवमेंट्स का जो फाउंडेशनल बेसिक था, जो हमारी भारत देश की साउथ इंडियन स्टेट्स की जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, उसने इसको पूरी की तरह शेप करके रख दिया। ठीक है, पूरी की पूरी तरह। और जो डिमांड थी वो क्या हो गई थी? फेडरल ऑटोनॉमी की। स्टेट्स को, जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको अपनी ऑटोनॉमी चाहिए। हम आपकी सेंटर की रेगुलेशन नहीं मानेंगे, आप जबरदस्ती हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकते। अगर आप हिंदी को इम्पोज करोगे तो जो हमारी मदर टंग है, जो हमारा कल्चर है, वो खराब होगा। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंग्लिश यूज करी, जब ब्रिटिशर्स चले गए तो इंग्लिश की जगह हिंदी आ जाएगी, और वो हमको अब मंजूर नहीं है। ठीक है, ये आपको ऐसे फ्लो चार्ट, क्रोनोलॉजी याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे इतना डिफरेंस क्यों है, द ग्रेट डिवाइड, जो नेशनहुड को लेके, जो भारत देश को लेके जो दो इतने बड़े विजन्स हैं, वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? इतनी बड़ी लड़ाई क्यों है नॉर्थ वर्सेस साउथ को लेके? जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी एक नेचुरल, एक यूनिफाइंग नेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, जो कि आज की नहीं, बहुत सदियों पुरानी लैंग्वेज है, बहुत दशकों पुरानी लैंग्वेज है। हिंदी एक नेचुरल और यूनिफाइंग नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, इसका जो स्पीकर बेस है, इसको बोलने वाले का मतलब जो लोग बोलते हैं इसको, बहुत वाइड बेस है, बहुत ज्यादा लोग हैं जिस लैंग्वेज को बोलते हैं, जो फॉलो करते हैं।
जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जो कार्य का जो बेसिकली वर्किंग स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, लोकल एजेंसी का, वो ज्यादा इजी है। और नेशनल इंटीग्रेशन की लोगों को यहाँ पे एक साथ रखा जा सकता है। और एक यूनाइटेड कंट्री के लिए एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को माना जाता है। बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी ये है, जो डिस्प्यूट्स का पॉइंट है, ये बोला जाता है कि जो लैंग्वेज है, जो हिंदी लैंग्वेज है, उसको हर बार बेसिकली क्या होता है, जब साउदर्न स्टेट्स हैं, जो द्रविडियन स्टेट्स हैं, उनका मानना ये है कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ हमारे लिए लैंग्वेज नहीं है, वो हमारी आइडेंटिटी, हमारी डिग्निटी, हमारा वजूद और हमारी फेडरल ऑटोनॉमी से लिंक्ड है। तो जो लैंग्वेज होगी वो भी हमारी होगी, आप जबरदस्ती हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज नहीं कर सकते हो। तो जो वन लैंग्वेज की जो प्रमोशन चल रही थी इतने लंबे टाइम से, उसको खतरे के तौर पे देखा जाता था कि जो पॉलिटिकल और जो कल्चरल डोमिनेशन है, जो नॉर्दर्न स्टेट साउदर्न स्टेट्स के ऊपर करने की ट्राई करी है, तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा था। ठीक है, तो उनका ये मानना था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉट यूनिटी थ्रू यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, जो द्रविडियन स्टेट्स हैं, जो साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका मानना ये है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। बट वो जो यूनिटी है वो सबको एक साथ करके नहीं आ सकती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब तो ये हुआ ना कि 10 अगर अलग अलग लोग हैं, 10 अलग 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 लोगों का अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है, आप उनको जबरदस्ती एक इंसान जैसे नहीं बना सकते हो। यूनिटी तो ये हुई ना जब आप 10 लोगों को बराबर उनके ही जैसे वो रहना चाहते हैं, उनको एक साथ रख पा रहे हो। तो जो स्टेट्स हैं, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका कहना भी यही है कि हमको यूनिफॉर्मिटी के थ्रू डाइवर्सिटी नहीं चाहिए, बट हमको यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे हम बिलीव करते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज का बेसिकली लैंग्वेज को ना बार बार एक टूल की तरह पे यूज करा जाता है, एक हथियार की तरह का यूज करा जाता है। कब कब, जब इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन करनी होती है, मतलब जब वोट्स इकट्ठे करने होते हैं। और कहीं कहीं पे फिर कुछ पीरियोडिक फ्लेयर अप होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे पॉकेट्स में छोटे छोटे ऐसे स्पार्क्स उठते हैं, फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पॉलिसी डिबेट्स हो जाती हैं। पार्लियामेंट्री सेशन के टाइम पे लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। और इवन अगर जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की बात करो, चाहे वो सेंट्रल लेवल है चाहे वो स्टेट लेवल है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्स हैं जहाँ पे लैंग्वेज के चलते लोकल ट्रांसलेशन करी ही नहीं जाती है। ठीक है, तो हमारे इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन, हमारे पॉलिसी डिबेट्स, हमारे पार्लियामेंट्री सेशन और हमारे जितने भी छोटे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, उनमें लैंग्वेज का एक ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है जो कि एज अ टूल यूज करा जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि वन लैंग्वेज की जो आर्गुमेंट है वो कैसे कार्यभर हो सकती है, वो कैसे बेसिकली एडवांटेजेस हो सकती है। हम मान भी लेते हैं कि हम हिंदी को, मान लो हिंदी छोड़ो, हम कोई भी एक्स वाई जेड लैंग्वेज को हम वन लैंग्वेज, प्रमोशन ऑफ वन लैंग्वेज के तौर पे इंडिया में करना स्टार्ट कर दे, तो उसका फायदा क्या होगा। लेट्स से हिंदी है, मैंने आपको बोला हिंदी बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं। फर्स्ट पॉइंट, वाइड स्प्रेड यूजेज। 43.63% जो लोग इंडिया, हमारे जो लोग भारत के निवासी हैं, जो इंडियंस हैं, वो हिंदी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। नाउ जस्ट इमेजिन, 50% से थोड़ा सा कम नंबर है, बट बहुत बड़ा नंबर है वाइड स्प्रेड यूजेज। ठीक है, तो जिसके चलते अगर हम हिंदी को अडॉप्ट करते हैं एज अ वन लैंग्वेज, तो जो बेटर कम्युनिकेशन है जो सिटीजन के बीच में, वो यहाँ पे देखी जा सकती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, कल्चरल यूनिटी। जो लैंग्वेज है, अगर वो लैंग्वेज कॉमन होगी तो वो एक यूनिफाइंग फैक्टर के तौर पे सर्व कर सकती है, जिससे लोगों को एक सेम नेशनल आइडेंटिटी मिलेगी और फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन आएगी कि हम सब लोग एक साथ एक भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। मैंने आपको वही बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक अगर सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास होगी, तो जो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोसेस हैं, जितना भी पेपर वर्क है, वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, बहुत सारा पैसा बचेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे। जो मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस चैलेंजेस है कि एक ही जो पब्लिक पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, उसको 10 अलग अलग भाषा में ड्राफ्ट करना पड़ रहा है, तो उसका जो बेसिकली खर्चा है, जो उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी जो ऑब्स्टेकल्स है, वो यहाँ पे रिड्यूस करी जा सकती हैं। और इंटर रीजनल कम्युनिकेशन बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूव करा जा सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक एडवांटेजेस। पैसे के तौर पे भी यहाँ पे ऑब्वियसली एडवांटेज होगा होगा, क्योंकि अगर हमने एक लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, तो जो ट्रांसलेशन की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, ये आर्गुमेंट है कि वन लैंग्वेज को अगर हम यूज करेंगे तो यूनिटी और एफिशिएंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हमने बात करी वाइड स्प्रेड यूजेज, फिर हमने बात करी कल्चरल यूनिटी, फिर हमने बात करी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक एडवांटेजेस। ठीक है, अगर हम इसके उल्टा बात करें कि अगर हम वन लैंग्वेज को जबरदस्ती इंपोज करते हैं, तो उसके क्या पेरिल्स है, उसके क्या नुकसान है। हमको तो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, हमारी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना है। बट अगर हम किसी एक लैंग्वेज को जबरदस्ती इंपोज कर रहे हैं, तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे। हम ऊपर प्रोज डिस्कस करके आए हैं, अभी हम यहाँ पे डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले राइट टू डाइवर्सिटी। जो हमारी डाइवर्सिटी है, जिसको हम बचाने की ट्राई कर रहे हैं, वही खराब कर देंगे अगर हमने एक चीज को जबरदस्ती इंपोज कर दिया। अगर हमने हिंदी को जबरदस्ती
इंडिया के ऊपर ऑफिशियल लैंग्वेज वन लैंग्वेज के तौर पे प्रमोट करा, तो जो इंडिया का जो रिच मल्टीट्यूड है, इतनी ज्यादा जो भाषाएं बोली जाती है, मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 90,000 से ज्यादा जो लोकल लैंग्वेजेस हैं सब मिला के, और जो 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं, वो तो सारे उनका जो उसका जो कल्चरल फैब्रिक है जो हमारे इंडिया का, वो खराब हो जाएगा। उसके बाद कल्चरल इम्पोजिशन, मैंने आपको बताया साउदर्न स्टेट्स में, इवन हर स्टेट में अब ऐसा है कि जो लैंग्वेज है वो एक आइडेंटिटी, वो एक डिग्निटी के रूप में देखा जाता है। अगर हमने हिंदी को जबरदस्ती इम्पोज करा तो एक रीजन का जो कल्चर है वो बाकी रीजन के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, और जहाँ का लोकल कल्चर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। बेसिकली पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज में क्या है, लैंग्वेज ना, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया सेशन स्टार्ट करने से पहले ही, कि लैंग्वेज एक बहुत हाईली सेंसिटिव इशू है, बहुत मतलब सेंसिटिव इशू है। आप एक छोटी सी बात आपने इधर की उधर बोल दी तो बहुत बड़ा राइट तक हो सकता है, ठीक है। अगर इसको हम जबरदस्ती इम्पोज करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिकल टेंशन और कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे कल्चरल फैब्रिक को पूरा खराब कर देंगे, जो कि इंडिया को मंजूर नहीं है। फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टेट्स। जो ऐसी स्टेट्स हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है, जो हिंदी भाषा का यूज नहीं करते हैं, जो हिंदी का यूज नहीं करती हैं, वो बेसिकली इस चीज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, जिसके चलते लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म देखने को मिलता है। ये ना कुछ कीवर्ड्स हैं, ये प्लीज आपको ऐसे सेम ऐसे यूज करके आने हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म, ठीक है, ये चीजें आपने ऐसी ही यूज करनी है, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वो क्या बोलती हैं कि ये हमारी लोकल एलिमेंट को खराब कर देगा और ओवरऑल नेशनल यूनिटी को हार्म पहुंचाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेंसिटिव इशू है। उसके बाद हमारा एजुकेशनल चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो क्या है, अगर हम हिंदी सेंट्रिक करिकुलम बेसिकली स्कूल एजुकेशन में लेके आएंगे, हिंदी का अगर ज्यादा यूज होगा, तो जो हमारी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी भाषा का यूज नहीं करते हैं, उनको बाद में अडेप्ट करने में इस भाषा के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनकी कल्चर का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। तो ये कुछ नुकसान है कि अगर हम जबरदस्ती एक भाषा को इम्पोज कर रहे हैं। हमने ऊपर बात करी कि प्रोज क्या है, क्या क्या फायदा होगा, फिर हमने बात करी हमारे डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर हम बात करें एज अ इंग्लिश लैंग्वेज, हमने हिंदी है ऊपर, साउदर्न स्टेट्स में उनकी लोकल लैंग्वेज है, और जो इसका ब्रिज है ना, जो इनको जोड़ता है आपस में, वो क्या है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। इसको नहीं भूलना, कभी भी लैंग्वेज डिस्प्यूट पे क्वेश्चन आए, कभी भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आए, नॉर्थ वर्सेस साउथ में बांटा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को हम नहीं भूल सकते। हालांकि कॉलोनियल लेगेसी में इसको काउंट करा जाता है, बट ये अभी भी आज के दिन में भी हमारे मल्टीलिंगुअल नेशन में एक एंड्योरिंग ब्रिज का काम कर रहा है, हमारे भारत के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ के रखा हुआ है। ये नॉर्दर्न है, ये साउदर्न पार्ट है, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है। इंग्लिश एक ऐसा कॉमन चीज है जिन्होंने तीनों को तीनों हिस्सों को जोड़ के रखा हुआ है, और हमारा मल्टीलिंगुअल नेशन आज भी स्थिर है, स्टेबल है। वो कैसे है, 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास करा गया था पार्लियामेंट के द्वारा। इस एक्ट में क्या बोला गया कि जो इंग्लिश है इसको हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, ठीक है, जो इंग्लिश है इसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे, इसके बीच में यूनियन और जितनी भी नॉन हिंदी स्टेट्स हैं। मान लो यूनियन गवर्नमेंट अगर हिंदी बोल रही है, तो जरूरी नहीं है ना कि जो दूसरी स्टेट है वो भी हिंदी लैंग्वेज का यूज करे। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो यूनियन के बीच में और जितनी भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज रहने वाली है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेट्स जिन्होंने हिंदी अडॉप्ट नहीं करी है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में, वो इंग्लिश को ऑफिशियली यूज कर सकते हैं। और बाद में ये भी हुआ कि जब हिंदी यूज करी जा रही है कम्युनिकेशन के लिए हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट के बीच में, तो उस कम्युनिकेशन को इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ करना जरूरी है। लेट्स से मध्य प्रदेश है और नीचे हमारा तमिलनाडु है, इन दोनों स्टेट्स के बीच में कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन चल रही है, बट जो मध्य प्रदेश है वो हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रही है, बट जो तमिलनाडु है वो हिंदी लैंग्वेज का यूज नहीं कर रही है। तो अब करना क्या होगा, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर वो कोई हिंदी का डॉक्यूमेंट यहाँ पे तमिलनाडु में भिजवा रही है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, जो कि तमिलनाडु और ऐसी स्टेट्स हैं, तो उस हिंदी लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट को उनको कंपल्सरली इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में दिया गया है। इस वजह से जो जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक डी फैक्टो लिंक लैंग्वेज है कि दोनों लैंग्वेजेस को आपस में जोड़ती है, जिसकी हम इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। और ये इंश्योर करती है कि जो स्टेट का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कभी भी डिसएडवांटेजेस ना हो, सिर्फ इस वजह से कि कोई स्टेट हिंदी नहीं बोल रही है, कोई स्टेट हिंदी बोल रही है, तो इंग्लिश को हम एज अ ब्रिज यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज आती है जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट में चल रही थी अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद भी, उससे पहले भी, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके इस पॉइंट के बिना, इस टॉपिक के बिना
हमारी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का जो टॉपिक है, जो इशू है, जो नॉर्थ वर्सेस साउथ की जो डिबेट है, वो यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती है जब तक हम थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात नहीं करेंगे। ये एक कॉम्प्रोमाइज की तरह पे स्टार्ट करा गया था कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट वो कॉम्प्रोमाइज कभी भी हो नहीं पाया। ठीक है, इसको स्टार्ट किसने करा था, इसका विजन कौन लेके आए थे? कोठारी कमीशन अपॉइंट करी गई थी। उन्होंने बोला था कि मल्टीलिंगुअलिज्म से प्रमोट होगा। थ्री लैंग्वेज मतलब फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पे हिंदी, इंग्लिश और कोई भी ऐसी दूसरी मॉडर्न लैंग्वेज जो पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाई जानी चाहिए। खास करके अगर हम प्रेफरेबली यूज करें तो कोई साउथ इंडिया की लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हिंदी पढ़ाएंगे। बट जो कुछ नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वहां पे हिंदी, इंग्लिश और उसके अलावा कोई भी उनकी जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है वो उसको यूज कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर क्या बहस होगी? ये तो अभी भी हिंदी बोल रहे हैं और हमको जबरदस्ती हिंदी पढ़नी पड़ रही है। बट इनके ऊपर जो प्रेफरेंस थी साउथ इंडियन लैंग्वेज पढ़ने की, वो इतनी फॉलो नहीं करी जा रही थी। तो एक लैंग्वेज और एक्स्ट्रा टीच करना वो बर्डन पड़ गया, और एक्स्ट्रा ही जो हिंदी पढ़नी पड़ रही थी जबरदस्ती, वो उनको नहीं मंजूर थी। इसकी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ज्यादातर जो नॉन हिंदी स्टेट थी उन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंट करी और हिंदी को पढ़ाया, जो कि वेल अप्रिशिएटेड एफर्ट था। ठीक है, बट इसका फेलियर कहाँ पे देखने को मिलता है? वो ज्यादातर जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी उन्होंने नॉन हिंदी लैंग्वेज जो यहाँ पे पढ़ाने को बोला गया था, और प्रेफरेबली वो बोला गया था कि जो नॉन हिंदी लैंग्वेज आप वो पढ़ाओ जो साउथ इंडिया से बिलोंग करती हो। पर इन स्टेट्स यहाँ पे ये करने में फेल हो गए। मतलब ये हुआ, जो साउदर्न स्टेट्स थी उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी कि वो तो हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। बट जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ज्यादातर जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उन्होंने बस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। बट यहाँ की जो लैंग्वेज, नीचे की जो लैंग्वेज पढ़ाने का जो उनका फर्ज था वो उन्होंने पूरा नहीं करा, जिसके चलते इम्बैलेंस क्रिएट हो गया दोबारा से, और जो पॉलिसी का जो स्पिरिट होना चाहिए था वो पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी है, जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये इनइफेक्टिव है। इसको पूरा एक रिवैम्प की जरूरत है, एक रेनोवेशन की जरूरत है, जिसके बाद जो सिटीजन है जिसको पावर मिलेगी कि अपनी एक जेन्युइन चॉइस के साथ अपनी मन मर्जी के हिसाब से वो कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे लर्न कर सकता है। ठीक है, ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को प्लीज आपने भूलना नहीं है। अगर हम कुछ ग्लोबल केस स्टडीज की बात करें, ऐसा तो है नहीं सिर्फ भारत देश ऐसा है जहाँ पे एक से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। हमारे पास कुछ ग्लोबल लेसेस भी है, हमारे पास कुछ केस स्टडीज भी हैं। अभी हम देखते हैं कि जो बाकी नेशंस हैं वो अपने मल्टीलिंगुअलिज्म को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे एम्ब्रेस करते हैं। सबसे पहले कनाडा। कनाडा बेसिकली ऑफिशियली ही बायलिंगुअल है, मतलब उनका जो गवर्नमेंट है उन्होंने खुद से ही डिक्लेयर करा हुआ है कि हमारी फेडरल लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज है और हमारी लोकल लेवल पे हमारी जो बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज है। तो बेसिकली इंग्लिश और फ्रेंच दोनों प्रैक्टिस करी जाती है। प्रॉपर दोनों लैंग्वेज के पास लीगल प्रोटेक्शन है, सर्विसेज है दोनों लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। ये कनाडा की केस स्टडी है। उसके बाद हम स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड में उनके पास चार नेशनल लैंग्वेज है। कितनी? चार। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच। ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन ये चार लैंग्वेज के साथ सरवाइव कर रहे हैं। हमारे पास इतनी लैंग्वेज होने के बाद भी हम अभी तक भी एक नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। हालांकि हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंसर्न ये था कि हम कोई ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर, मतलब हम नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करके हम क्योस नहीं क्रिएट करना चाहते। हम जितनी भी हमारी डाइवर्सिटी हम सबको बराबर का अधिकार देंगे, अंडरस्टूड। बट जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है उससे सीखने की जरूरत है। ठीक है, जो इंटरनेशनल एग्जांपल्स हैं वो ये शो करती हैं कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो भारत देश की कमजोरी नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ये हमारी नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ करती है। पर कंडीशन ये है कि लोगों के दिल में सेंसिटिविटी होनी जरूरी है, और एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांजिट करने के लिए तो उस भाषा की इज्जत करना जरूरी है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बिना और सेंसिटिविटी के बिना मल्टीलिंगुअलिज्म जीरो है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपको अपने आंसर्स में भी यूज करके आने हैं, कनाडा और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इस पूरे चीज का वे फॉरवर्ड क्या है, हमने बात तो कर ली कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, फैक्टर्स क्या है, नॉर्थ वर्सेस साउथ में कैसे बट गया, गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, बट इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए ताकि एक लिंग्विस्टिक हार्मनी हमारी बनी रहे। इसके लिए हम एक 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। हमारी जो 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी है वो क्या है? सबसे पहले फंक्शनल मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब एक से ज्यादा भाषा को प्रमोट करा जाए। इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज के तौर पे प्रमोट करा जाए। अगर कोई हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसको वो ऑप्शनल चॉइस होनी चाहिए, वो कंपलसरी चॉइस नहीं होनी चाहिए। तभी हम हमारे मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल लैंग्वेज लर्निंग। बेसिकली होना क्या चाहिए, जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करे जाने चाहिए। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एक साउथ इंडियन लैंग्वेज लर्न करता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलने चाहिए, जिसके चलते जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है उसका जो ओरिजिनल स्पिरिट था उसको मेंटेन करा जा सके। उसके बाद अभी हम आज हमारे हमारे पास आज के टाइम में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो उसको एज अ एनेबलर यूज करना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या फायदा होना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर जो रियल टाइम ट्रांसलेशन है वो हो रही है।
एक लैंग्वेज को फटाफट से आप बोल रहे हो, साथ ही साथ उसको ट्रांसलेट भी कर रही है टेक्नोलॉजी, तो ये कितने बड़ा हमारे पास एक अच्छा स्टेप है आगे जाने के लिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कामयाब हो सकता है, ये जुडिशरी में बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करा जा सकता है। उसके बाद डीपोलिटिसाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भारत की जो भाषा का जो डिस्प्यूट है, अगर इसमें से हम पॉलिटिक्स हटा दें तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न बच जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न को ठीक करने के तरीके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट वो तब तक ठीक नहीं होगा जब इस लैंग्वेज डिस्प्यूट में से जो राजनीतिकरण है उसको हम यहाँ से नहीं हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्चरल फेडरलिज्म, हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस है उसको बराबर की गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है, या उसको बराबर की रिकॉग्निशन मिल रही है। खास करके हमारी जितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और हमारी जितनी लीगल, हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है, उनके ऊपर फोकस करा जा रहा है, नहीं करा जा रहा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदी के ऊपर फोकस करा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी याद करनी है। फंक्शनल मल्टीलिंगुअलिज्म, रेसिप्रोकल लैंग्वेज लर्निंग, टेक्नोलॉजी एज एनेबलर, डीपोलिटिसाइजेशन और कल्चरल फेडरलिज्म, ठीक है। उसके बाद एक कॉमन पॉइंट का अगर हम बात करें कंक्लूजन की हमारी, हमारा जो यूनिटी का असली मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम लैंग्वेज डिस्प्यूट में रिस्पेक्ट में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करें, इसका मतलब यहाँ पे इज्जत है, रिस्पेक्ट है, डोमिनेंस नहीं है, दबदबा बनाने का मकसद नहीं है यहाँ पे। जो नॉर्थ साउथ लैंग्वेज का जो डिस्प्यूट है, वो नेशनल यूनिटी की रिजेक्शन नहीं है, बट एक डिमांड है कि एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म के तौर पे हमको आगे बढ़ना है। एक होता है नेशनलिज्म की हम कंसिडर करते हैं कि हमारा भारत देश महान, बट इंक्लूसिव नेशनलिज्म क्या होता है कि हमारा भारत देश तो महान है ही, वो महान रहेगा, हमारे साथ ही महान रहेगा, हमको उस चीज पे प्राउड फील करने की जरूरत है। बट द पॉइंट इज, जो कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो डाइवर्सिटी के पॉइंट्स हैं, लेट से कोई स्टेट हिंदी नहीं बोल रही है तो वो ऐसा थोड़ा ना कि वो भारत देश का पार्ट नहीं है। तो उस स्टेट को अकोमोडेट करने के लिए हमको इंक्लूसिव नेशनलिज्म की जरूरत है, जिसके लिए डोमिनेंस नहीं, एक दूसरे के लिए सेंसिटिविटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जरूरत है। तो जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो सिर्फ एक सिंगल वॉइस में लाई नहीं करती है। इंडिया को सीखना पड़ेगा, मास्टर करना पड़ेगा, कि ये स्किल सीखनी पड़ेगी कि बाकी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको कैसे हमारे इंडियन लैंडस्केप में अकोमोडेट करा जाए। जो यूनिटी है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ फोर्ज करी जा सकती है, लिंग्विस्टिक डोमिनेंस के साथ जबरदस्ती नहीं इम्पोज करी जा सकती, ठीक है। तो जो इंडियन लैंग्वेज का जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है, बट रिकॉग्निशन के बारे में है। मैंने आपको बताया, इस पूरे टॉपिक में से अगर हम पॉलिटिजाइजेशन को हटा दें, राजनीतिकरण को हटा दें, तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न बचते हैं। उसमें से सबसे बड़ा पॉइंट कम्युनिकेशन और रिकॉग्निशन का है। तो जो इंडिया का जो लैंग्वेज डिस्प्यूट है उसमें हमको कम्युनिकेशन के बारे में सिर्फ जिक्र नहीं करना, उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज भी करना है। तो जो चैलेंज है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम कौन सी एक लैंग्वेज चूज करेंगे, बट ये इंश्योर करने का हमारे पास, हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमारा दायित्व है, कि कोई भी जो सिटीजन है वो ऐसा फील ना करे हमारे भारत देश में, इंडिया एज अ रिपब्लिक में, कि वो जो लैंग्वेज बोल रहा है वो उस लैंग्वेज की वैल्यू कम है, या वो लिंग्विस्टिकली लेसर पर्सन है, ठीक है। तो ये रिकॉग्निशन का सवाल है, कम्युनिकेशन का सवाल नहीं है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ ही हो पाएगा। ऑल राइट, आई थिंक दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लास। आपको अगर किसी भी जगह पे ये चीज पूछी जाती है कि टेल अस अबाउट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, या नॉर्थ साउथ का डिबेट क्या है, डिवाइड क्या है, कौन से फैक्टर्स है, प्रॉब्लम्स कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और लास्ट में हमने सॉल्यूशंस की भी बात करी। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर फेस नहीं करते हैं, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारी सेशन का जो हमारी क्लासेस हैं, इसका कंसर्न ही यही है। जो हमारे देश में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, हमारे पास क्या उसके पास रेलेवेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल है या नहीं है। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट हमारी इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक हमारी जो फाइट है नॉर्थ वर्सेस साउथ, जो नहीं होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, कैसे रोक सकते हैं, हमने सब डिटेल में डिस्कस करा। ऑलराइट, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच।